अभी तक हमने असेलुलर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हों उनमें कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन, जो कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। फ्रैगमेंटेशन में क्या है, देखो फ्रैगमेंटेशन जो है ना, समझ लो स्पाइरोगायरा नाइफ में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट है ना, ग्रीन कलर का, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन जो होता है ना स्पाइरोगायरा में होता है। सपोज स्पाइरोगायरा एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, कहीं से भी ब्रेक हो गया, टूट गया, सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये पार्ट निकल के सेपरेटली ग्रो होने लगेगा ऑन देयर ओन, ठीक है। और ये लोग जब इंटेंशनली भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे अपने आप को 3-4 पार्ट या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और जितने भी पार्ट आपस में डिवाइड हुए रहते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। सोचो अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता तो हम भी अपने आप को 3-4 पार्ट में डिवाइड करते और फिर हम नई लाइफ जीते हैं, सही बात है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं होता। तो फ्रैगमेंटेशन में बस यही था। फ्रैगमेंटेशन में एग्जांपल जो है वो है स्पाइरोगायरा, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना, स्पाइरो जिगजैग। सो ये है फ्रैगमेंटेशन। देख लो, अगर फ्रैगमेंटेशन में आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो। आते हैं अभी नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, इसमें देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लनेरिया, उसका डायग्राम आपके बुक में दिया है। अभी ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है पता है, सपोज मेरे पास ये प्लनेरिया है, ऐसे लगभग ऑलमोस्ट ऐसा शेप होता है, ठीक है। अगर ये प्लनेरिया अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, या अपने आप किसी एक्सीडेंट की वजह से कट गया ये 2 पार्ट में, फिर क्या होगा। एक्सीडेंट हमेशा गाड़ी से होती है क्या? ये जो नीचे वाला पार्ट जो यहाँ पे कट ऑफ हो चुका है, ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट कट ऑफ हुआ है, ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देंगे। नीचे वाला पार्ट जो है उसका अपना इंडिपेंडेंट एक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक नया प्लनेरिया बन जाएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है उससे नीचे वाले पार्ट डेवलप हो जाएंगे। देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन का आप जीता जागता एग्जांपल देख सकते हो अपने घरों में। कभी छिपकली देखा है? उसकी पूंछ कटी हुई होती है, तो पता है पूंछ कब कटती है छिपकली की? जैसे अगर आप कोई सामान निकाल रहे हो, उसमें से अचानक से छिपकली निकला या निकली, तो ठीक है, और सपोज़ उसको लगा कि आप उसे पकड़ने वाले हो और वो पूंछ के जरिए आप पकड़ोगे उसे, तो क्या करेगी, अपने आप को बचाने के लिए वो पूंछ अपना निकाल देगी। हाँ, अपना पूंछ निकाल देगी, अपने बॉडी से सेपरेट कर देगी। आई बात समझ में? हाँ, होता है ऐसा। और जब वो सेपरेट करती है ना अपनी बॉडी से पूंछ को, तो पूंछ एकदम ऐसे तड़पता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। वो उनके अंदर ऐसा होता है। अभी ये तो स्टडी मैंने भी नहीं किया है, केमिकली रिलीज़ होगा ना। सुनो, तो वो रिलीज छोड़ दिया आपने पूंछ को, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो उसका टेल है वो टेल फिर से रीजनरेट नहीं होगा, वो टेल मर जाएगा। बट जो आपका मेन बॉडी है लिजर्ड का,
वो मेन बॉडी में टेल फिर से जनरेट होगा, बाद में फिर से न्यू टेल आएगा। वो टेल किस लिए है? उसका सेफ्टी के लिए। कि आप सोचो कि मैं छिपकली को पकड़ लूँ टेल से पकड़ने जाओगे, टेल उसका आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन छिपकली भाग जाएगी। ठीक है, तो ये था रीजनरेशन। चलो अब आते हैं बडिंग पे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है और मल्टी सेलुलर में भी हो रहा है, बट यहाँ बडिंग जो मल्टी सेलुलर में हो रहा है वो यहाँ पे हाइड्रा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आगे भी इतना नहीं आएगा आपको डिटेल में। हाइड्रा का बॉडी कुछ इस तरीके से, टेंटिकल्स होते हैं ऐसे, इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, फैले हुए होते हैं। अब आपकी बुक में मेंशन किया डर्मल लेयर। डर्मल मतलब स्किन का ऊपर का लेयर। फिर डर्मल लेयर में से एक ऐसा पार्ट ग्रो होना चालू होता है, बेबी हाइड्रा। ठीक है, ये पार्ट ग्रो होना चालू होता है और धीरे धीरे ये भी बड़े होते हैं और इसमें से भी सेम ऐसे टेंटिकल्स आना शुरू होते हैं। और ये हाइड्रा जो इसका बेबी हाइड्रा है, मतलब जिस डॉटर हाइड्रा बोल सकते हो, ये जब तब तक यहाँ पे लगा रहेगा जब तक इसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हो जाती और बाहर की कंडीशंस इसके लिए सोफिस्टिकेटेड नहीं हो जाते हैं, और ये रिलीज़ हो जाएगा और अपनी लाइफ जिएगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है यार। एकदम मेरे को वो याद आ रहा है, जी ले अपनी ज़िंदगी, पता नहीं क्या था वो। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो एक चीज़ मुझे याद दिलाना, इससे मुझे याद आया, अभी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को मैं गाने में कन्वर्ट कर रहा था ना, मेरे पास एक ऐसे एक वीडियो है, उसमें वो एक आदमी कुछ पता है, वो एक आदमी कुछ बोलता है और वो उसको गाने में कन्वर्ट करता है। मेरे को याद दिलाना, मैं भेजूँगा ग्रुप पे, नहीं ऐसे प्राइवेटली भेज दूँगा। बहुत सही है, लेकिन बहुत सही है। चलो देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, देखो प्लांट्स में होते हैं। वेजिटेटिव जहाँ पे आ गया, प्लांट आ गया वहाँ पे। प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब क्या? किसी को बढ़ाना, आगे ले जाना, प्रोपागेट करना। आपने पढ़ा होगा प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे उसने बोला आगे बढ़ाना, स्प्रेड करना, वही होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जगहों पर होता है। ठीक है, अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करूं पोटैटोज़ की, तो पोटैटोज़ पे आपने देखो, मुझे कलर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सॉरी बच्चों। कलर तो पोटैटो कुछ ऐसा दिखता है, तो इस पे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइज़ ऑफ पोटैटोज़। तो पता है पोटैटो जब ग्रो करता है, अगर वो पोटैटो के मदद से जो ये पोटैटो है, यहाँ से एक और पोटैटो ग्रो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आइस, EYES, देखने वाला आइस नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका पोटैटो का। फिर एक आपका ब्रायोफाइलम पढ़ा होगा आपने 9th में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अभी देखो यहाँ पर लीफ मार्जिन पे जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं उससे होता है। देखो लीफ मार्जिन और बर्ड, मतलब समझो, ये एक टहनी है समझ लो, यहाँ पर इस तरीके से पत्ती है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर ना छोटा छोटा पेड़ को थोड़ा ऐसे निकला हुआ होता है, यहाँ से देखोगे ना, कभी ऑब्जर्व करोगे, इसी को हम बोलते हैं बर्ड। तो यहाँ पर जो नए लीव्स प्रोड्यूस होते हैं ना, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ये आपका बर्ड है, ठीक है, ये किस में होता है? ब्रायोफाइलम में होता है। फिर देखो आपका शुगर केन में देखा होगा आपने, देखो सपोज ये शुगर केन है, ऐसा होता है लाइनिंग्स, और आपने देखा होगा बाजू में ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा ये
स्वोलन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बोलते हैं नोड्स। अब इसका जो होता है रिप्रोडक्शन यहाँ से होता है वाया नोड्स। शुगर केन, ये शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन। आई बात समझ में? अभी पता है ये जो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को ना, ये कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। 11th में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करके एक चैप्टर आएगा बायोलॉजी में। मोर्फोलॉजी मतलब आप बाहर के स्ट्रक्चर पढ़ोगे। फिर उसके जस्ट बाद एक चैप्टर रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब उसके अंदर का। एनाटॉमी मतलब इंटीरियर की स्टडी, अंदर की स्टडी, ठीक है। और कुछ इसमें दिया एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो में भी वही सेम चीज़ है आपका। अभी हाँ प्लांट, एक हमारे फेमस एग्जाम्पल्स को तो भूल ही गया मैं। देखो कुछ और ही बन गया, ठीक है। गाजर, मूली, जो भी समझो इसे, इनका रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये इससे नहीं होता। इनका रिप्रोडक्शन यहीं से होता है। इनके ऊपर भी आप देखो ना छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं, वहाँ से होता है इनका रिप्रोडक्शन। और आप एक और चीज़ समझो यहाँ पे, एक और चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। ये आप देख रहे हो कैरेट, एक्चुअल में जो कैरेट का ये जो हम लोग खाने वाला पार्ट जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमेबल पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना, ये कैरेट अपने लिए स्टोर करके रखता है, ताकि कभी एनर्जी ना हो तो ये एनर्जी का यूटिलाइज़ करके वो ग्रो हो सके। उसको ऊपर ग्रो करना है ना। ये क्या है? ये रूट है। मतलब जो हम लोग रेडिश, कैरेट, बीटरूट खा रहे हैं ना, वो रूट है। हम लोग जड़ खा रहे हैं प्लांट की। क्यों प्लांट की जड़ खा रहे हैं? बिकॉज उसी में उसने अपना फूड को स्टोर करके रखा है और वही हमें कंज्यूम करना है। अरे बात समझ में? और मूली की बात करें, रेडिश की बात करें, तो उसके पत्ते भी नहीं छोड़ते हम, उसका भी सब्जी बना देते हैं, है ना। बीटरूट हो गया आपका, खतरनाक स्ट्रक्चर है भाई। कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अभी पता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? रूट हेयर जिसको हम बोलते हैं, वेरी गुड। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर जो होते हैं, ये इसलिए बने होते हैं ताकि वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अब पता है यहाँ पे ना एक प्रोटेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप, ढक्कन, ठीक है। ये प्रोटेक्शन इसलिए होता है क्योंकि यही वाला पार्ट सबसे पहले नीचे जाता है सॉइल में। तो सॉइल में जब ये पार्ट नीचे और जाने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा ऊपर, वैसे वैसे वो रूट नीचे जाएगा। तो उसको नीचे जाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन से खराब। अरे भाई ये पूरा खाते हम लोग, पूरे में एनर्जी है, ठीक है, पूरे में फूड है। चलो आ जाओ स्पोर फॉर्मेशन पे। ये स्पोर फॉर्मेशन पता है कब होता है? ये किस में होता है? फंगस में। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ऊपर के सर्कुलर पार्ट दिख रहे हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है, सपोज़ ये मैंने फंगस बनाया, ठीक है। अब ये फंगस का जो ये स्पोर वाला पार्ट है, इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। आपको आँख से भी दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और फंगस जो होते हैं, अगर आपको देखना है अपने चपाती को, रोटी को या भाजी को ऐसे खुला छोड़ दो कुछ दिनों तक, स्पेशली चपाती, रोटी जो होता है, भाकरी होता है, घी लगा के छोड़ दो अच्छे से, 4-5 दिन बाद देखोगे ना उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ
डिपॉजिट हो गया है, वो ग्रीनिश कलर जो होता है ना, ग्रीनिश वाइटिश कलर, उसको हम बोलते हैं फंगस, फंगल ग्रोथ होता है। किसी को कभी दाद हुआ है? दाद, रिंग वर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दाद को हम बोलते हैं रिंग वर्म। जब भी होता है ना, वो हमेशा सर्कुलर पार्ट में होता है, सर्कल में होता है, इसलिए इसका नाम रिंग वर्म रखा है, ठीक है। तो ये भी फंगस की वजह से ही होता है। आ रही है बात समझ में? जब आप अपने शरीर का साफ सफाई नहीं रखोगे तब ये होगा। इसलिए बात कर रहा था मैं, स्टार्टिंग में इसमें लिखा है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहाँ पर भी हो जाता है, जेनिटल्स में भी। और जेनिटल्स पे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा ख़राब एंड पे जा रहे हो। तो देखो अभी इस पे आते हैं फिलहाल। अभी ये जो स्पोर होते हैं कुछ टाइम बाद डेवलप होने के बाद यही ब्रेक होते हैं, पूरा फटते हैं और इसमें से छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स निकलते हैं। डोरेमोन में देखा होगा यार आपने, ऐसे ऐसे जाता है। मैं बचपन में बहुत देखता था डोरेमोन, ठीक है। हाँ, बहुत धीरे बोल रहे हो आप। अरे था, नोबिता के घर पे वो आया था प्लांट, फिर होगा, जब वो जाने लगा तो रोने लगा था, ठीक है। तो ये स्पोर होता है। और बता रहा हूँ मैं, अगर ये स्पोर, ये एक स्पोर भी अगर आके आपकी स्किन पे गिर गया तो वो आपको इन्फेक्ट कर देगा, इतना डेंजरस होता है। मैं जब माइक्रोबायोलॉजी में था फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे हम लोग को स्पोर को उसमें लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर देखना था और उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में से देख के ड्रॉ करना था। और मैं ठहरा कलर का अंधा, ठीक है, बार बार टीचर के पास जा रहा हूँ, कलर बताओ कलर बताओ। वैसे ग्रीनिश कलर में ही होते हैं मोस्टली, ग्रीनिश या ब्राउन कलर। तो उधर हम लोग को क्या बोला गया था, सबसे पहले तो हम लोग को हेलमेट टाइप का कुछ पहना दिया था, वो सेफ्टी गियर्स, ताकि अंदर ना जाए, बॉडी के अंदर ना जाए। वो बहुत छोटे छोटे स्पोर्ट्स थे उसके, कर सकता है, अंदर जाएगा इन्फेक्ट कर देगा आपको। पूरा हम लोग ढके हुए थे। और जब उसको हम लोग निकाल रहे थे खोल के, तो सर ने बोला कि उसको जितना कम हो सके उतना कम खोलो और धीरे से खोलो और धीरे से बंद करना। तेज़ी से बंद करोगे वो हवा बाहर आता है ना अचानक से अंदर से, तो उससे वो बाहर निकल सकता है। फिर उसको डाला और देखा हम लोग। अब उससे कैसा था, वो ऐसा स्पोर्ट था, उससे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, नाम मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। जो चीज़ मैं ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करता भूल जाता हूँ, मेरी बहुत बेकार आदत है ये। तो फर्स्ट ईयर में गया था 2 साल पहले था वो। 2-3 लोग ने क्या किया, उसको ज़्यादा निकाल लिया और उनके नाक में चला गया वो। 1 घंटे तक रुक रुक के उनको छींक ही आई जा रही थी, ठीक है। एलर्जी टाइप का होता है ना, एलर्जिक रिएक्शन होता है इसके अंदर। तो स्पोर हो गया। स्पोर मेनली क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जब भी आ जाए फंगस, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। मेनली जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल फिजन पे और बडिंग पे आता है क्वेश्चन, बस। चलो नेवरी चार्ट देखें, गुस्सा आ रहा है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था। टेक्स्ट बुक खोल लो अपनी सब लोग अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 जगह होती है। सबसे पहला यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला क्या था, बाइनरी फिजन था। एग्जाम्पल क्या था, और भी है, अमीबा था, पैरामोशियम था, यूग्लिना था। सेकंड बी क्या था आपका, मल्टीपल फिजन था। इसका क्या एग्जाम्पल था,
अमीबा है। यीस्ट कहाँ से आ गया? यीस्ट बडिंग में था। थर्ड टाइप है आपका बडिंग। एग्जाम्पल क्या था इसका? यीस्ट। समझा इतना? बस करो यार, इतना चिल्ला रहे हो, इतना शी किए जा रहे हो, बहुत पसंद लगता है ये बात। इसमें बताओ पहला क्या था आपका? सबसे पहले था फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, वेरी गुड, स्पाइरोगायरा। सेकेंड क्या है? रीजनरेशन था। एग्जाम्पल लिजर्ड्स एंड प्लानेरिया। प्रॉपर रीजनरेशन जो होता है वो प्लानेरिया में होता है। आप लिजर्ड्स को बोलोगे पार्शियल रीजनरेशन उनका, ठीक है। तीसरा क्या था आपका? बडिंग। बडिंग किस में हो रहा था इधर? हाइड्रा के बारे में आप सीखोगे 6 चैप्टर में फिर से। चौथा क्या देखे आपने? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल्स थे आपके? प्लांट्स बोल सकते हो। प्लांट्स में आप बोल सकते हो पोटैटोज, शुगर केन्स एक्सेट्रा, और एग्जांपल आप डाल देना, ठीक है। और एक पार्ट मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है, नंबरिंग नहीं डाल रहा। आप लोग सही से लिख लेना A B C D, और वेजिटेटिव के नीचे स्पोर फॉर्मेशन लास्ट में आप नीचे लिख लेना। इसके यहाँ पे हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? फंगस। फंगस जो होता है ना, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल फंगाई है या फंजाई, ठीक है। इससे आपको ये भी मालूम पड़ना चाहिए, अमीबा, पैराम्यूशियम, यूग्लिना, यीस्ट आर यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा, लिजर्ड्स, प्लानेरिया, पोटैटोज, शुगर केन एक्सेट्रा, फंगस आर मल्टीसेलुलर। इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगे लिजर्ड में कि यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है, लेकिन फंगस में हो सकते हो कंफ्यूज। तो इसके ज़रिए आपको याद रहेगा, तो ये लिख लो, आप नोट डाउन कर लो।